सीएसआर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। आज का क्लास पॉलिटी का होगा। बीटीसी जो बिहार टेक्स्ट बुक की किताबें हैं, उससे हम लोगों का प्रयास है कि आप लोगों का जो सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय समिति द्वारा लिया जा रहा है, जल्द से जल्द उसके सिलेबस को पूरा किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग क्लास 6 का बिहार टेक्स्ट बुक को क्वेश्चन के पैटर्न पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और उसको लगाएं। पहला क्वेश्चन है, भारत की भाषाई विविधता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। दूसरा, बिहार में भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एवं वज्जिका इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। तीसरा, पूरे भारत में 1632 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। और फिर उसका दिया है ऑप्शन एक में 1 और 3, बी में 1 और 2, सी में केवल 1 और डी में केवल 1। यहां गलत हो गया है, 1 2 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं अभी हैं। संविधान, मूलतः संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। 3 चरणों में अभी तक 8 भाषाओं को जोड़ा गया है, जिसमें पहला संविधान संशोधन 1967 में 21वां संविधान संशोधन था। उसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उस दूसरा फेज में 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसके अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। फिर आगे चलकर 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। उसमें था भोजपुरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली। भोजपुरी ने संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई। इस प्रकार अब कुल मिलाकर 22 भाषाएं भारतीय संविधान में है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो भाषा पुरस्कार दिया जाता है, उसमें 24 भाषाओं में भाषा पुरस्कार दिया जाता है। और उसके अंतर्गत 2 भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान में नहीं है, जिसमें भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। वो 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी। ये दोनों भाषाएं ऐसी है जिसमें भारत सरकार द्वारा भाषा पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है, सही है। बिहार में भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, वज्जिका इत्यादि भाषाएं बोली जाती है, यह भी सही है। पूरे भारत में लगभग 1632 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, यह भी सही है। तो 1 2 3, तो चारों में से किसी में भी 1 2 3 नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। मिलान करना है। एक तरफ राज दिया गया है, एक तरफ उत्सव दिया गया है। ये राज्य है, ये उत्सव है। कहां कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, दूसरा केरल में ओणम, तीसरा मणिपुर में लाई हरोबा और चौथा उड़ीसा में क्षमा चकेवा। और ई नंबर में तो जानते ही हैं कि उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक होता है। तो आप लोग प्रयास कीजिए इसका आंसर देने का। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है। ये 1893 में इसकी शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दूसरा केरल में ओणम पर मनाया जाता है। तीसरा मणिपुर में लाई हरोबा। तीनों ये सही है। जबकि उड़ीसा में सामा चकेवा नहीं मनाया जाता है। सामा चकेवा कहां मनाया जाता है? अपने यहां बिहार में मनाया जाता है। इसीलिए आंसर डी जो होगा ये इसका सही होगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा है भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही चुनना है इसमें से। पहला है भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था। दूसरा, वे महार जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी। तीसरा, पढ़ाई की पूरी की और वकील बनने के लिए अमेरिका गए। तीसरा, इन्होंने मुक नायक होगा, गलत लिखा गया है, मुक नायक नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जहां तक भीमराव अंबेडकर का सवाल है, आप लोग इनके नाम से परिचित ही होंगे। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को एमपी में हुआ था। एमपी में हुआ था और ये अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। वैसे तो भीमराव अंबेडकर हिंदू मतलब एससी के अंतर्गत आते थे, लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इन्होंने बौद्ध धर्म में चले गए थे। मतलब बौद्ध धर्म को मान्यता देने लगे थे। बौद्ध धर्म में जाने के बाद इसकी मृत्यु के समय ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ये पहले दलित व्यक्ति थे जो पढ़ाई करने अमेरिका गए थे और वहां से इन्होंने एमए की डिग्री अर्थशास्त्र में 1915 में हासिल की और 1917 में पीएचडी भी किया वहीं से, और वहां से पढ़ाई की। तो इस कथन को अगर हम देखते हैं तो भीमराव अंबेडकर 1951 में जन्म हुआ था, 1891 में, और 1956 में मृत्यु। का जन्म महार जाति में हुआ था, सही है। वे महार जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए अमेरिका गए थे, सही है। इन्होंने मुक नायक नामक पत्रिका की शुरुआत की थी, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है प्रस्तावना में कितने प्रकार
के न्याय की बात की गई है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 2, 3, 4, 5 या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? हमारे प्रस्तावना में, मतलब भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक। तीन प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में की गई है। भारतीय प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है, परिचय पत्र कहा जाता है, मुख पत्र कहा जाता है। और भारतीय प्रस्तावना को भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में क्या शामिल नहीं था? क्या शामिल नहीं था? समाजवादी, दूसरा में पंथ निरपेक्ष, तीसरा में अखंडता, चौथा में गणराज्य। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से चुनना है कौन कौन सा शामिल था या नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया है नहीं था, तो केवल एक, केवल 1, 2, केवल 1, 2, 3 या केवल 3? भारतीय संविधान में 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। वो 3 शब्द क्या क्या थे? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 प्रकार के शब्द जोड़ा गया था। इस प्रकार अगर इसका आंसर हम लोग करेंगे तो एक समाजवादी हो जाएगा, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। 3 हो जाएगा, 1, 2, 3। तो हम लोग ऑप्शन में अगर खोजेंगे 1, 2, 3 कहां है, तो 1, 2, 3 सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ये सारे क्वेश्चन जो छठा क्लास है बिहार टेक्स्ट बुक का, उसी से लिया गया है। जो आप लोगों को सक्षमता परीक्षा में पढ़ना है, ये सारा उसी किताब में है। आप लोग अगर किताब को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सारे क्वेश्चन वही से लिया गया है, जो कि आपके सिलेबस में है, ये पढ़ना है। इस सभी को अगर आप लोग अच्छा से लगा लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की दिक्कत परीक्षा में आपको आएगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? 1996, 1997, 1998, 1999? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड लाने का उद्देश्य क्या था? किसान क्रेडिट कार्ड के तहत चिन्हित किसानों को उचित मूल्य पर खेती के लिए जो भी उपकरण होते हैं
या जो भी संसाधन होते हैं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। किसान क्रेडिट योजना के बाद काफी हद तक किसानों को इससे सहायता मिली, लेकिन फिर भी उसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं कमी रह गई है, जिसको आज तक भी पूरा नहीं किया जा सका है। अगर सही तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाए तो किसानों की काफी हद तक सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आता है? गैर कृषि, गैर कृषि का मतलब हुआ कृषि में नहीं, कृषि को छोड़कर। पहला ऑप्शन है बागवानी, दूसरा डेयरी, तीसरा मछली पालन, चौथा शिक्षण मतलब शिक्षा। इसका आंसर अगर देखिएगा आप लोग तो 3 प्रकार के सूची भारत में होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तीनों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और कृषि से संबंधित चीजें आती हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कल कारखाने आते हैं, उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे बैंकिंग सेवा, होटल सेवा, रेलवे सेवा, ये सब सेवाएं आती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और कृषि के अंतर्गत सभी चीजें आती हैं। तो कह रहा है गैर कृषि, तो बागवानी कृषि के अंतर्गत आ गया, डेयरी कृषि के अंतर्गत आ गया, मछली पालन कृषि के अंतर्गत आ गया। तो गैर कृषिगत में अगर हम लोग जाएंगे तो शिक्षण इस क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग अगर किताब है आप लोगों के पास तो उतना आप लोग पढ़ते चलिएगा डेली, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। सात नंबर हो गया। आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, सीमांत किसान वे होते हैं जिनकी अधिकतम जोत होती है। 3 प्रकार के किसान भारत में होते हैं, सीमांत किसान, लघु किसान और मध्यम किसान। तो इसमें पूछा गया है कि सीमांत किसान के अंतर्गत कौन आते हैं। पहला है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच, दूसरा है 1 हेक्टेयर से कम, तीसरा है 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच, और चौथा है 7 हेक्टेयर तक। पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सीमांत किसान के अंतर्गत वे आते हैं जिन किसान के जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। सीमांत, लघु और मध्यम। तो सीमांत किसान के अंतर्गत वे किसान आते हैं जिनके जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है, जबकि लघु किसान वे होते हैं जिनके जोत का आकार 2 हेक्टेयर या उससे कम होता है, जबकि मध्यम किसान वो होते हैं जिसके जोत का आकार 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच होता है। तो सीमांत में हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम
लघु में हो जाएगा 2 हेक्टेयर से कम, और मध्यम में हो जाएगा 4 से 10 हेक्टेयर के बीच। इस प्रकार इसका आंसर जब हम लोग देखते हैं तो सीमांत किसान आएगा किसके अंतर्गत, 1 हेक्टेयर से कम। तो 1 हेक्टेयर से कम बी नंबर में दिया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बड़े किसान अपने आसपास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं। जो भी ग्रामीण लोग हैं वो सब जानते होंगे कि जो किसान अपने से जोत नहीं कर पाते हैं वो अपने यहां कुछ मजदूर सुनिश्चित करके 6 महीना साल भर के लिए रखते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हरवाहा, दूसरा बनिहार, तीसरा कृषक मजदूर, चौथा सीमांत मजदूर, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको हरवाहा, जिसको हलवाहा भी कहा जाता है, जिसको ग्रामीण भाषा में हरवाहा भी कहा जाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुद्रा विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ए नंबर में है वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से होता है, दूसरा है वस्तु की खरीद बिक्री रुपये के माध्यम से होता है, तीसरा है डॉलर के सापेक्ष मुद्रा में गिरावट, और चौथा है वस्तु की खरीद बिक्री सिक्कों के माध्यम से होता है, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मुद्रा विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है खरीद बिक्री करना। हम खरीद बिक्री किसके माध्यम से करते हैं? तो भारत में है जो मुद्रा विनिमय प्रणाली है वो रुपया और पैसे के माध्यम से होता है, रुपया और पैसे के माध्यम से होता है। तो इसका अगर आंसर हम लोग देखेंगे तो वस्तु की खरीद बिक्री रुपयों के माध्यम से, और वस्तु की खरीद बिक्री सिक्कों और पैसों के माध्यम से। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। तो 2 अगर सही होता है तो इसका आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? आप लोग सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड सभी यूज करते हैं। अगर यूज करते हैं तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी के रूप में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड सबको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। चेक, सावधि जमा, डिमांड ये सभी बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, जबकि डेबिट कार्ड भी बैंकिंग से है लेकिन इसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल इंटरनेट द्वारा मुद्रा विनिमय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, क्रिप्टो करेंसी।
मोबाइल इंटरनेट द्वारा मुद्रा विनिमय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। एनईएफटी, आरटीजीएस और चेक तीनों बैंक से संबंधित है, जबकि क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये ऑनलाइन ऑनलाइन मुद्रा इसको बोला जाता है, क्रिप्टो करेंसी को। इसके माध्यम से नहीं होगा। एनईएफटी हो जा एनईएफटी के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, ये तीनों से हो जाएगा आपका इंटरनेट मुद्रा विनिमय प्रणाली किया जाता है। जबकि चेक के माध्यम से आप क्या करते हैं? बैंक से जाके पैसा निकालना। इसीलिए इसका आंसर पूछ रहा है कि कौन नहीं किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, चेक। नहीं किया जाता है, क्वेश्चन पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेरहवां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकार की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानून को लागू करने की शक्ति संसद द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा है, लोकतंत्र में सरकार चुने जाने के बाद उसे अपने कार्यों की व्याख्या लोगों के लिए करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति के साथ साथ उसे निर्णय को लागू करने की भी शक्ति, अधिकार है। और चौथा है, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग हैं। तो पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको चारों में से चुनना है कौन कौन सा कथन सही है। पहला अगर हम ऑप्शन देखते हैं, लोकतंत्र में सरकार को निर्णय लेने और कानून को लागू करने की शक्ति संसद द्वारा प्राप्त होती है। लोकतंत्र में सरकार चुने जाने के बाद उसे अपने कार्यों की व्याख्या लोगों के लिए करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये गलत है, जबकि होती है, तो ये गलत हो जाएगा। सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति के साथ साथ उस निर्णय को लागू करने का अधिकार भी है, सही है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अभिन्न सरकार के अंग है, यह भी सही है। तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 नंबर भी गलत है। तो 3 और 4 कहां दिख रहा है? डी में। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौदहवां क्वेश्चन है, विश्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार के कार्यकाल का मिलान गलत है। मतलब निम्नलिखित जो कार्यकाल दिया गया है उनमें से किसका कार्यकाल मिलान गलत है? महिलाओं को कब कब वोटाधिकार दिया गया है, किस देश में? ऑप्शन वही है। पहला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 1902, अमेरिका 1920, ब्रिटेन 1928 और भारत 1929। ऑस्ट्रेलिया में 1902 में दिया गया था, सही है। अमेरिका में 1920 में दिया गया था, सही है। ब्रिटेन में 1928 में दिया गया था, यह भी सही है। भारत में 1929 में नहीं दिया गया है। भारत में कब दिया गया है? भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। 1919 के अधिनियम को हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। उसी के माध्यम से भारतीय महिलाओं को वोटाधिकार दिया गया था। तो उसके अंतर्गत 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार
मद्रास राज्य में 1921 में भारतीय महिलाओं को वोटाधिकार दिया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंद्रहवां क्वेश्चन है, किसने कहा था यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है और संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। ये एक कथन दिया गया है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है ये आप लोगों को बताना है। ये कथन महात्मा गांधी द्वारा पहली बार कहा गया था यंग इंडिया के माध्यम से, क्योंकि उस समय यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है और संपत्ति या शिक्षा नहीं वो वोट नहीं दे सकता। महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में ये बात बोली थी, क्योंकि कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज़ादी से पहले जो मताधिकार प्राप्त था हमारे देश में वो 3 तरीके से दिया गया था। पहला था उसमें कि जो 21 वर्ष या उससे ज्यादा के महिला पुरुष हैं उनको, और जिसके पास संपत्ति है वो मत दे सकता है, और जिसके जो संपत्ति रखते हुए कर चुका रहा है वो वोट दे सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी द्वारा यह बात कही गई थी। तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से सीरीज चलता रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग डेली लाइव क्लास देखें और कल से नियमित क्लास चलेगी। आज कुछ टेक्निकल कारण से देर से क्लास स्टार्ट हुआ है। अगर YouTube पर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है तो।